हेलो एवरीवन। लोक प्रशासन अध्याय संघवाद यानी संघवाद में हम किसका अध्ययन करते हैं। जो प्रमुख लोक प्रशासन के जो विषय है उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने अध्ययन किया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन कीजिए। वैसे हमने फर्स्ट लेसन के अंदर किया था मुख्य कार्यपालक या मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालक के अंदर हमारा मुख्य कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति है। वास्तविक कार्यपालक है हमारा प्रधानमंत्री, और नाममात्र का जो कार्यपालक है वो है राष्ट्रपति। तो हमने जो फर्स्ट लेसन में इस क्वेश्चन को कर लिया था, तो यहाँ इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो सेकंड जो इसका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति की वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। वित्त संबंधी और न्याय संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए। कई बार स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th क्लास के 8 अंक का क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो लगभग ये क्वेश्चन यदि हम ऑल ओवर मिलाएं बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तकरीबन यदि इसी बुक के अकॉर्डिंग यदि आप इसको लेके चलोगे तो ये कम से कम 20 अंक का क्वेश्चन होगा। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन से 4 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट आप प्रशासनिक कार्यों से लोगे और 2 या 3 आप वित्तीय शक्तियों से और 2 या 3 आप न्यायिक शक्तियों से ले सकते हो। या ऊपर आप प्रशासनिक कार्यों से 3 ले सकते हो, 3-3 करके आप ले सकते हो। बाकी वैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 पॉइंट 1 नंबर रखता, तो आप कोई भी इनमें से 8 पॉइंट लिख सकते हो। इससे आपको 8 ही नंबर मिलेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियाँ यानी धन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो कौन सी हैं? पहला बजट है। बजट, संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है, जिसे संघ सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट क्या है? बजट सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता है। धन बिल, धन बिल संसद में कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। या ये कह सकते हैं कि कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब इसके बाद आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि जिसके ऊपर खर्च निधि है राष्ट्रपति के अधीन होती है और राष्ट्रपति की इजाजत के बगैर इस धन से या इस फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट है वित्त आयोग की नियुक्ति। हर 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्त करता है। यहाँ पर क्या क्या सुना कि बजट क्या है? बजट क्या है? संघ सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता है। धन बिल है, कोई भी बिल है, यदि हम धन बिल या साधारण बिल दोनों की बात करें तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। आकस्मिक निधि के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि के ऊपर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो यहाँ पर इसका होगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक अंक के आपके क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहली महत्वपूर्ण है जजों की नियुक्ति। यदि हम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों
तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना आप लिख सकते हो अपने के नॉलेज में कि सर्वोच्च राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है। वैसे ये बात हमने पहले पढ़ लिया था कि यह कार्य वो किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका अक्षमादान। अक्षमादान क्या? जब किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली हो तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसकी या तो सजा में परिवर्तन कर सकता है या उसको अक्षमा प्रदान कर सकता है। जैसे मौत की जो सजा दे रखी है, फांसी सजा दे रखी है, उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है या उसको बिल्कुल भी माफ कर सकता है। क्या बात है इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय को अपना परामर्श देना पड़ता है, परंतु इसके अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार। अब विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति अपने अधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। यानी जो भी वो कार्य करता है, जो भी निर्णय लेता है, उसके निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। न्यायालय उनके विरुद्ध उसके कार्यकाल में कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसे बंदी नहीं बना सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए भी उसे कम से कम 2 महीने पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। यहाँ पर दीवानी जो शब्द लिखा है, दीवानी का संबंध होता है धन से, वित्त से, पैसे लेन देन से, और फौजदारी जो मुकदमे होते हैं उनका संबंध होता है लड़ाई झगड़ों से। तो आज का जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था राष्ट्रपति की प्रमुख वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रपति की वैधानिक या विधायी या कानून संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।